गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड का तृतीय अध्याय, जो कि कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। इसमें कुंवर नारायण के द्वारा रचित दो कविताओं को प्रस्तुत किया गया है। पहली है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। कविता अध्ययन से पूर्व हम बात करेंगे कुंवर नारायण के बारे में। कुंवर नारायण का जन्म सन 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, जो 1956 में प्रकाशित हुई, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनका काव्य संग्रह है, आत्मजयी इनके द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले इनके द्वारा की गई समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार सामान्य रूप में लिखा गया लेख है। अर्थात आप देख सकते हो कि किस प्रकार से एक ऐसा साहित्यकार जिसने गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार के लेखन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इन्होंने गद्य और पद्य की विधाओं के अंतर्गत कहानी संग्रह, समीक्षा, सामान्य, प्रबंध काव्य, काव्य संग्रह आदि का निर्माण किया। इनको इनके रचनाओं पर प्राप्त होने वाले प्रमुख पुरस्कार थे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कहते हैं कि न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी अर्थात धूल से ढकी हुई। ये कहना चाहते हैं कि गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा, जो अभी मैं बता रहा था, तथा अन्य कलाओं पर विभिन्न प्रकार की समीक्षाएं भी लिखी है। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। कहने का मतलब है कि काव्य लेखन के क्षेत्र में इनको अधिक जाना जाता है, इनकी प्राथमिकता काव्य लेखन की रही है। नई कविताओं के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान, प्रबंध काव्य जानते हो, जिसमें काव्य के समस्त नियमों का और गुणों का पालन होता है और बंधा हुआ होता है, एक एक घटनाक्रम के ऊपर विशेष रूप से लिखा जाता है, वो प्रबंध काव्य कहलाता है। प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी। मतलब अभी क्या करने लगे, लंबी कविताओं का निर्माण करने लगे। कोई और पूरा काव्य का निर्माण नहीं होता था, बल्कि कविताएं लंबी होने लगी। तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय क्या दिखाई देती है, संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य बोध भी देखने को मिलता है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्न आकुलता उनके कविताओं के बीज शब्द माने जाते हैं। कुंवर जी पूरी तरह से नागर संवेदना के कवि हैं, अर्थात चतुराई के और मानवीय अनुभूति को अनुभूत करने वाले कवि इनको माना जाता है।
विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का यानी अंतर्द्वंद का तनाव पूरी व्यंजकता में इनके कविताओं में, इनके रचनाओं में सामने आता है। एक पंक्ति में अगर कहें इनके बारे में तो इनकी जो तटस्थ दृष्टि थी यानी स्थिर रहने वाली जो दृष्टि थी, उस वीतराग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रति हिंसा से सहमे हुए संवेदनशील मन के आलोडनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। आलोडन यानी विचारों का उद्वेलन यानी विचारों की उथल पुथल के रूप में पढ़ी जा सकती है। ये तो बात हुई कुंवर नारायण के बारे में। अब बात करेंगे इनकी रचित कविताओं के बारे में। यहाँ पर कुंवर नारायण की जो 2 कविताएं ली गई है, उनमें पहली कविता है कविता के बहाने, जो इनके द्वारा रचित इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता के बहाने में कवि ने उस स्थिति का उल्लेख किया है कि आज वर्तमान में कविता अपना अस्तित्व खोती जा रही है। तो कविता का जो अस्तित्व है, कविता का जो वजूद है, उसको लेकर के कवि क्या हो चुका है, आशंकित हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसे ये शक हो चुका है कि आज जो मशीनरी का युग है, जो यांत्रिकता का युग है, जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, उस यांत्रिकता के दबाव से कविता का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ऐसे में ये कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का हमें एक अवसर प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि इसमें ऐसे विचार रखे गए हैं कि जिनके आधार पर हम ये सोच सकते हैं ये कविताएं भी मानव जीवन के लिए उपयोगी है, क्योंकि कविताओं में बहुत कुछ ऐसा है जो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। कविता के बहाने ये एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल और बच्चे तक की यात्रा के रूप में प्रकट की गई है, क्योंकि एक ओर तो प्रकृति को प्रकट किया गया है और दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता या भविष्य की ओर कदम बढ़ाते बच्चे को बताया गया है कि भविष्य की ओर कदम बढ़ाने वाले बच्चे में कोई जाति पाति, तेरे मेरे, ऊंच नीच, अपना पराया का कोई भेद नहीं है। चिड़िया में भी नहीं होता और फूलों में भी नहीं होता। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, क्योंकि चिड़िया एक निर्धारित सीमा तक ही उड़ सकती है, फूल एक निश्चित समय तक ही खिल सकता है। परंतु कविता क्या होती है, कविता के उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। कविता फूलों की तरह सुगंधित होती है, कविता चिड़िया की तरह कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है। बच्चा भी क्या करता है, बच्चा भी इसी प्रकार से एक घर से दूसरे घर भागता है, दौड़ता है, कभी घर के भीतर, कभी घर के बाहर, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार फूल और चिड़िया में भी कोई भेदभाव नहीं होता। वो भी कभी इस घर में खिलते हैं, कभी इस घर में उड़ती है, कभी उस घर में खिलते हैं, कभी उस घर में उड़ती है, अर्थात उनके लिए कोई बंधन नहीं होता। कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ साथ उसकी परिणति यानी उसकी गति निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने क्या हैं, असीम हैं, मतलब बच्चे के सपनों की कोई सीमाएं नहीं हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। वो ये नहीं सोचते कि हम किसके घर पर खेल रहे हैं, किस मैदान में खेल रहे हैं, हम कहाँ पर जा रहे हैं। उन्हें तो बस खेलना होता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करना होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र माने जाते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, चाहे भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही क्यों ना हो। तो कवि यहाँ पर बंधनों से मुक्त होने की बात कर रहा है। अब दूसरी कविता है बात सिद्धि थी पर, मतलब यहाँ पर उस स्थिति को प्रकट किया गया है कि कवि एक सरल से साधारण सी बात को कहना चाहता है, उसके मंतव्य को स्पष्ट करना चाहता है,
परंतु कवि को ऐसा लगता है कि मैं इसे अच्छी भाषा में, सुंदर भाषा में, उत्कृष्ट भाषा में या जटिल शब्दावली में प्रकट करूं। तो उस भाषा की जटिलता को धारण करने में कविता की जो स्वाभाविकता थी, कविता की जो सरलता थी, कविता का जो अर्थ था, वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कविता भाषा के जाल में उलझती चली जाती है। तो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, ये किससे ली गई है? जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित की गई है। कविता में कथ्य यानी कथन और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में, यानी पर्यायवाची आपने पढ़े हैं ना, पर्याय के रूप में जानते रहे, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना ही होता है कि अगर सही बात सही शब्द से जुड़ी हुई नहीं होती तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, विपरीत अर्थ हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती और वह सहूलियत के साथ हो जाता है। इस प्रकार कवि ने इन दोनों कविताओं के माध्यम से कवि के कर्म की ओर संकेत किया है कि कवि अपनी कविताओं में क्या डालता है और उसे कैसे डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति कवि के द्वारा उपयोग किए गए शब्दों पर ही निर्भर होती है और कवि ने कौन सी कल्पना अपने मन में धारण की, कौन से विचार उसके मन में चल रहे थे, वो कौन सी कल्पना के पंखों को लगाकर उड़ रहा था, वो सब बात उसकी कविताओं में ही अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।